हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुचि मैथ्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक सब ग्रुप पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स की। देखो सब ग्रुप के ऊपर बहुत सारी थ्योरम्स हैं, सारी की सारी इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम आधी थ्योरम्स के बारे में आज बात करेंगे और फिर बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो इसीलिए आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स जो है वो जाके देख लेना, मैं उन सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो हमने सब ग्रुप जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम थ्योरम पढ़ते हैं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, then the identity of H is same as that of G. The inverse of any element A of H is same as the inverse of same regarded as an element of G. ठीक है, और तीसरा क्या है? द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A of H is same as the order of A in G. देखो क्या बात है, कुछ नहीं, बहुत इजी। अगर H जो है वो G के लिए सब ग्रुप है, ठीक है, तो उस केस में H की आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी इसका इन्वर्स, ठीक है, मतलब जो भी आपके पास में H के अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना, मान लो कोई A बिलोंग्स टू H है, तो उस A के लिए जो भी इन्वर्स होगा, ठीक है, और जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें, मतलब आइडेंटिटी, इन्वर्स और ऑर्डर, ये ग्रुप के जैसा ही होना चाहिए। जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के लिए है वही सेम H के लिए होगा, जो इन्वर्स ग्रुप G के लिए है वही सेम H के लिए होगा, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप G के लिए है वही सेम किसके लिए होगा? H के लिए होगा। ठीक है, तो देखो हम प्रूफ करते हैं इस बात को, कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ हम आइडेंटिटी के लिए देखेंगे। लेट E एंड E डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ G एंड H। मैंने क्या मान लिया कि E जो है मान लो G की आइडेंटिटी है, E डैश जो है मान लो H की आइडेंटिटी है। ठीक है, A बिलोंग्स टू H। A जो है कोई एलिमेंट है जो कि H को बिलोंग कर रहा है। अब देखो यार, A अगर H को बिलोंग कर रहा है तो A G को तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि H क्या है? H G का सब ग्रुप है ना, तो उससे पहले फिर H G का सबसेट भी तो हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो एलिमेंट H को बिलोंग कर रहा है वो G को तो करेगा ही, है ना। तो हमने कोई एलिमेंट ले लिया, फाइन। अब देखो आपको पता है ना, आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन से हम क्या लिखते हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट जो होता है, जैसे मान लो आइडेंटिटी है, तो A एस्ट्रिक E इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? A इज इक्वल्स टू E एस्ट्रिक A। कुछ ऐसा होता है, आपको पता है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं, आपको ये भी पता है। कैसे लिखते हैं? A इंटू E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E A। ये चीज़ हम लिखते हैं ना, ठीक है, पता है ना आइडेंटिटी वाली चीज़ से। तो अगर A H को बिलोंग कर रहा है, E डैश जो है वो आइडेंटिटी है H के लिए, तो उस अकॉर्डिंग हमने ये वाली बात लिखी है। आया समझ में? कुछ नहीं, A और E डैश में जब ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब आइडेंटिटी से जब ऑपरेशन लगाएंगे, सेम ऐसे ही आइडेंटिटी का एलिमेंट A से जब ऑपरेशन लगाएंगे तो एलिमेंट A ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर A H को बिलोंग कर रहा है तो A G को भी बिलोंग करेगा, तो सेम यही चीज़ हमने लगा दी इसके लिए। तो अभी जो मैंने चीज़ लिखी वही सेम, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा ध्यान से देखो, और इन दोनों इक्वेशन से आपको देखो क्या मिल रहा है, ये चीज़ आ रही है ना। अब देखो कैंसलेशन लॉ से A और A तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो A और A वो तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? E इज इक्वल्स टू E डैश। इसका मतलब कि ये दोनों आइडेंटिटीज़ जो है वो डिफरेंट नहीं है बल्कि एक ही है। तो फिर क्या प्रूफ हो गया कि G और H दोनों की आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, अब देखो हम इन्वर्स वाला पार्ट प्रूफ करते हैं। इन्वर्स के लिए कैसे देखेंगे? अब आपको पता चल चुका है कि आइडेंटिटी जो है वो तो एक ही है, तो मान लो E बी द आइडेंटिटी ऑफ H एंड G। E जो है वो आइडेंटिटी है H और G दोनों के लिए। सपोज दैट B एंड C आर इन्वर्स ऑफ A बिलोंग्स टू H। मान लो कि B जो है वो तो क्या है? B जो है वो तो क्या है? इन्वर्स है A इन्वर्स, जो कि H को बिलोंग कर रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि A एलिमेंट जो है वो तो H को भी बिलोंग कर रहा है और G को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले के लिए A का इन्वर्स जो है वो होगा B, और इस वाले के लिए A का जो इन्वर्स है वो होगा C। आई क्या बात समझ में?
ठीक है, इतना देख लिया, गौर से देख लिया, अच्छे से देख लिया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो आगे देखते हैं। तो अब आप देखो, आपके लिए इन्वर्स के लिए आपको पता है ना कैसे लिखते हैं अपन, a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए, ऐसा कुछ हमें पता होता है ना, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ लगाई है, a इंटू बी मतलब इन्वर्स है a का, इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, अभी मैंने बताया क्या, a इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई, उस अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं, है ना। चलो तो a बिलोंग्स टू h के लिए तो ऐसा हो गया, और a बिलोंग्स टू g के लिए ये वाली बात बन जाएगी। आई क्या बात समझ में, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो अब इन दोनों इक्वेशन से देखो क्या मिल रहा है आपको, ए बी क्या ए सी के इक्वल मिल रहा है क्या, ए बी ए सी के इक्वल मिल रहा है क्या। अब आप यहाँ से कैंसलेशन लॉ लगाओगे, ए और ए को कट करोगे तो क्या बी और सी मिल जाएगा क्या। बी और सी क्या था, बी जो था वो इसके लिए इन्वर्स था एच के लिए, और सी क्या था, जी के लिए इन्वर्स था, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गए ना, इसका मतलब कि दोनों के लिए एच और जी, उन दोनों में जो एलिमेंट होंगे उनका इन्वर्स जो है, मतलब जो भी एक एलिमेंट उन दोनों में है, अगर ए जो है वो एच को भी बिलोंग कर रहा है और अगर ए जो है वो जी को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब जो भी ये एलिमेंट है, तो इन दोनों का इन्वर्स एक ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर के लिए बात करते हैं। लेट द ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू जी, सेम वैसे ही हमने ऑर्डर जो है वो एच के लिए तो एम मान लिया और ए बिलोंग्स टू जी के लिए एन मान लिया, ठीक है। देखो एलिमेंट एक ही है ना, मतलब बात हम एक ही एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एलिमेंट जब एच को बिलोंग कर रहा है और वो एलिमेंट जब जी को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हम अलग अलग बात बोल रहे हैं कि इसके लिए एम ऑर्डर, इसके लिए एन ऑर्डर, ठीक है, गलती मत करना। चलो तो देखो, हाँ अब हमने क्या देखा, इफ़ ई बी द आइडेंटिटी, अगर ई जो है वो आइडेंटिटी है तो आपको ऑर्डर की डेफिनेशन तो याद होगी ना यार, क्या होती है ऑर्डर की डेफिनेशन, ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अगर एन यहाँ पे ऑर्डर है तो ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ई, यही होती है ऑर्डर की डेफिनेशन, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो इसके लिए ए बिलोंग्स टू एच के लिए एम ऑर्डर है तो उसके लिए हमने ये लिख दिया, और सेम ऐसे ही ए बिलोंग्स टू जी के लिए एन ऑर्डर है तो उसके लिए हमने ऐसा लिख दिया। और यहाँ से क्या पता चलता है यार, यहाँ से पता चलता है कि ए की पावर एम इज इक्वल्स टू ए की पावर एन है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अब देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर बुलाया, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। दोनों तरफ हम डायरेक्टली अलजेब्रा के अंदर ऐसा नहीं करते हैं कि इसको हम उधर ले जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने यहाँ पे ए की पावर माइनस एन और ए की पावर माइनस एन, ठीक है, दोनों तरफ इंटू कर दिया, ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। अब देखो ए की पावर एम माइनस एन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, लॉ ऑफ इंडिसेस से, ठीक है। ए की पावर एम, ए की पावर माइनस एन, इसको हम ऐसा लिखते हैं, आपको पता है। चलो अच्छा, सेम ऐसे ही एन माइनस एन लिखेंगे इसको, ए की पावर एन माइनस एन, तो ए की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को आप क्या कर दो, कंपेयर कर लो, m माइनस एन इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, नीचे तो a और a है ना, ठीक है, तो ऊपर जो पावर्स है उनको अपन ने इस तरह से लिख लिया, तो m माइनस एन इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और m किसके इक्वल आ गया, n के। आई क्या बात समझ में, ठीक है। और आप बोलोगे यार साइड में क्या लिखा हुआ है, तो साइड में कुछ नहीं लिखा, m माइनस एन जो है वो यहाँ पे क्या है, इज़ लेस देन m विच इज़, हाँ m माइनस एन जो होगा वो m से तो छोटा ही होगा ना, ठीक है, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ a इन h, ठीक है, और वो n से भी छोटा ही होगा, ऑफ कोर्स, ये तो सोचने वाली बात है, ठीक है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज सेम, ऑर्डर जो है वो सेम होगा एज दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप के लिए जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर होगा, मतलब नहीं, ग्रुप के लिए जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर होगा एलिमेंट जो कि सब ग्रुप में है उसके लिए, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से सबसे मतलब अच्छी डेफिनेशन निकल के आती है सब ग्रुप की। एक डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, एक डेफिनेशन हम अभी पढ़ रहे हैं इस थ्योरम के बेस पे, और ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएगी। देखो क्या है, द सबसेट H of a group G is subgroup
इफ़ एंड ओनली इफ़, देखो कोई भी सबसेट H जो है, H जो कि G का सबसेट है, ये सब ग्रुप कब होगा? सबसे पहली चीज़ वही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको, एक तो हमने क्या बोला था कि एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी पिछले वाले लेक्चर में, और दूसरा बोला था कि ग्रुप होना चाहिए। तो एक तो ये क्लोजर हो गया, और एक अगर इसके पास आइडेंटिटी और इन्वर्स है G की तरह, ठीक है, E बिलोंग्स टू H और E क्या है? G की आइडेंटिटी है। A इन्वर्स H को बिलोंग कर रहा है और A इन्वर्स क्या है? G का इन्वर्स है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी और इन्वर्स सेम टू सेम G की तरह H के पास में भी है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ वो सब ग्रुप है। आई क्या बात समझ में? इजी है ना? देखो तीनों चीज़ें काफ़ी, ठीक है। देखो अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। आप ये भी बहुत मतलब ऐसा है कि जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो पूछी जाती है, उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे ना उसे भी सॉल्व करने में यही हेल्प करेगी। देखो, a non-void subset H of a group G is a subgroup if and only if A belongs to H, B belongs to H, B inverse belongs to H। एक तो हमने अभी ऊपर देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी में कि A भी बिलोंग करे H को, और एक ऐसा होना चाहिए कि आप अगर ऐसा है ना कि आप बोल रहे हो कि H जो है वो ग्रुप का मान लो सबसेट है, ठीक है, तो H को आप सब ग्रुप कह सकते हो अगर सिर्फ और सिर्फ तब जब ए बी इन्वर्स भी H को बिलोंग कर रहा हो, A और B जब H को बिलोंग कर रहे हैं तब, ठीक है। मतलब क्या? अगर आपके पास में ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर H जो है वो क्या हो जाएगा? G का सब ग्रुप हो जाएगा। या फिर अगर H जो है वो G का सब ग्रुप है, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से प्रूफ करेंगे। वही इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको दो पार्ट्स प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। एक तो आप इधर से इधर जाएंगे और दूसरा उधर से मतलब पीछे से आगे तक जाएंगे। तो भूल मत जाना कि कहीं एक पार्ट प्रूफ कर दिया और हो गया। देखो, लेट H बी अ सब, पहले हम मान रहे हैं, पहले हम गिवन क्या मान रहे हैं? हम ऐसा करते हैं ना कि जैसे पहले इसको गिवन मान लेंगे, फिर ये वाला जो पार्ट है वो प्रूफ करेंगे, फिर इस वाले पार्ट को गिवन मान लेंगे, ठीक है, और ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, है ना। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? इसको गिवन मान रहे हैं कि H जो है वो क्या है? सब ग्रुप है G का, हमें पता है, हमें प्रूफ क्या करना है ये। चलो देखते हैं। लेट H बी द सब ग्रुप ऑफ G एंड B बिलोंग्स टू H, देन B इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। ऑफ कोर्स आपने बोला यार H जो है वो G का सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो अभी हमने देखा कि अगर H G का सब ग्रुप है तो अगर कोई B H को बिलोंग कर रहा है जो एलिमेंट है, तो उसके लिए B इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा ना। इस एलिमेंट का इन्वर्स तो H को बिलोंग करेगा ही, ठीक है। चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स से वही वाली चीज़, ठीक है। A भी H को बिलोंग कर रहा है, B भी H को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट A भी H को बिलोंग कर रहा है और B इन्वर्स भी H को बिलोंग कर रहा है क्योंकि B बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? A B इन्वर्स भी H को बिलोंग कर जाएगा। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी हो गया, यहाँ तो ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे लिए ये तो प्रूफ हो गया, अब हम लेंगे कन्वर्स वाली चीज़। तो देयरफॉर इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं। सपोज गिवन कंडीशन इज ट्रू इन H। अब मान लो कि जो ये कंडीशन है वो ट्रू है H के लिए, है ना। जो भी अपन ने अभी कंडीशन पढ़ी ना कि A H को बिलोंग कर रहा है, B H को बिलोंग कर रहा है, तो A B इन्वर्स भी H को बिलोंग करेगा। ये वाली कंडीशन ट्रू है, हम मान रहे हैं। वी शैल प्रूव दैट, अब हम प्रूव करेंगे कि H जो है विल बी अ सब ग्रुप, ठीक है। H जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है। H नॉट इक्वल्स टू 5, बिल्कुल। अब आपको इतना तो पता है ही कि H जो है हमें प्रूफ करना है कि सब ग्रुप है। तो पहले तो आप देख लो कि यार H 5 के इक्वल तो नहीं है ना। अब क्योंकि H 5 के इक्वल नहीं है तो A कोई एक एलिमेंट A H को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन H। अब इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे अभी ऊपर देखा है ना कि H 5 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि A भी H को बिलोंग कर रहा है, B भी H को बिलोंग कर रहा है, ये हमने कंडीशन ऊपर सपोज करके चली है ना। इसका मतलब कोई एलिमेंट तो है H में सॉरी, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ना यार H में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगेन बाय द सेम कंडीशन,
अब देखो आपने ले लिया कि यार आइडेंटिटी एच को बिलोंग कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी भी एच का एक एलिमेंट है, ठीक है। जब भी आप मतलब ऐसा बोल रहे हो ना कि मान लो कोई आपने सब ग्रुप बोला, वो सब ग्रुप एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, तो उसमें आइडेंटिटी तो ज़रूर ही ज़रूर होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एच को बिलोंग कर रहा है, ए तो ऑलरेडी एच को बिलोंग कर रहा है, हमने गिवन लिया था, ठीक है। तो अब इन दोनों ही चीज़ों से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस वाली जो अपन ने गिवन वाली चीज़ ली थी ना, है ना, ये अपन ने गिवन लिया था, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ए ई इंटू ए इनवर्स, वो भी एच को बिलोंग कर रहा है ना। अब आपको पता है ना यार ई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स आप किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से जब ऑपरेशन लगाओगे तो वो आपके पास वही आ जाता है ना, वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे ये ए इनवर्स है तो ये ए इनवर्स आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये आ गया, थस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच, तो यहाँ से इनवर्स एग्जिस्ट कर गया क्या, आई बात समझ में। अब देखो आगे देखते हैं, फाइनली ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच implies that A belongs to H and B inverse belongs to H। अब देखो सेम ऐसे ही ये जो चीज़ है, अब अगर A H को बिलोंग कर रहा है, B H को बिलोंग कर रहा है, इन्वर्स हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करवा चुके हैं, तो इस अकॉर्डिंग B इन्वर्स भी H को बिलोंग करेगा, है ना। तो अब देखो सॉरी, तो देखो अब ये जो चीज़ है ना, ये गिवन चीज़ क्या थी एक बार देखना ज़रा, गिवन था ना अपने पास में ये ए जब एच को बिलोंग कर रहा है, बी जब एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ए बी इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा, यही था गिवन। अब देखो ए की जगह पे तो ए ही है, बी की जगह पे बी इन्वर्स है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, आप यहाँ पे बी इन्वर्स का इन्वर्स लोगे। आई क्या बात समझ में। तो देखो ए बी इन्वर्स का इन्वर्स गिवन कंडीशन से आया है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बी इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, बी होता है, तो ए बी एच को बिलोंग कर जाएगा। तो यार यहाँ से आप ये चीज़ ज़रा देखो, ए और बी एच को बिलोंग कर रहे हैं, ए बी एच को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एच क्लोज्ड हो गया क्या, फॉर द ऑपरेशन ऑफ जी, ठीक है। तो एच क्लोज्ड भी हो गया, इसके पास में आइडेंटिटी तो हम पहले ही बता चुके थे, इन्वर्स तो ये हो ही चुका है हमारे, अभी हमने प्रूफ किया। तो एच तो यार सब ग्रुप हो गया जी का, विच प्रूव्स दैट द गिवन कंडीशन इज सफिशिएंट फॉर एच टू बी अ सब ग्रुप। फॉर एडिशन, अगर आप एडिशन की बात करते हो, अभी अपन ने जिस तरह से प्रूफ किया है ना, देखो अपन ने मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ लेते हुए किया, अगर एडिशन के लिए बोलेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है, मतलब ए बी इन्वर्स जो है ना, ये चीज़ एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के लिए है ना। और अगर आप एडिशन के लिए बोलोगे तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच होगा। आई क्या बात समझ में, चलो ये नोट करने वाली बात थी। अब देखो एक और थ्योरम है, ये भी देख लेते हैं। यूजिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी अबव कंडीशन, देखो थ्योरम क्या है, अब ये देखो, एक तो देखो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है ना, और एच का जो इन्वर्स है, तो एच और एच का इन्वर्स क्या होता है, सबसेट होता है एच का, है ना। काफ़ी सारी आगे जब हम थ्योरम पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें काम में आने वाली है, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही एच इन्वर्स जो है वो एच के इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। चलो अब देखो दूसरा थ्योरम देखते हैं क्या है। अ नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट एच of a group G is a subgroup if and only if A belongs to H, B belongs to H implies that AB belongs to H। यार ये वही वाली प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी जो हम बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे अपन ने ए बी इन्वर्स प्रूफ किया, सेम ऐसे ही ए बी बिलोंग्स टू एच हमें प्रूफ करना है कि एच जो है वो सिर्फ तभी सब ग्रुप हो सकता है अगर ये आपके पास में कंडीशन ट्रू होगी। तो पहले हम क्या मान ले, पहले हम मान लेते हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो देखो हमने मान लिया, लेट एच बी अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, देन एच विल बी क्लोज फॉर द ऑपरेशन ऑफ जी। एच जो है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा फॉर द ऑपरेशन ऑफ जी। ऑफ कोर्स ये तो हमें पता है ही, तो यार यहाँ से तो ये पहले ही प्रूफ हो गया। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी था ना, आपको पता है ना एच अगर सब ग्रुप होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डिफाइंड होती है ना। मतलब अगर एच जी का सब ग्रुप है तो आपको ये तो पता है, डेफिनेशन में ही आ जाता है, तो ये डेफिनेशन से लिखा जाएगा, और ये तो कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी,
हो गया ना प्रूफ। कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं। देखो ये थोड़ा लंबा जाएगा, कन्वर्स पार्ट ये देखते हैं। तो अब आपको वो कंडीशन प्रूफ करनी है। हाँ तो ठीक है, अब कंडीशन जो है वो तो आपने गिवन ले ली, ये आपके पास में क्या है, गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। देखो कैसे करते हैं। मान लो A बिलोंग्स टू H, फाइन। A अगर H को बिलोंग कर रहा है तो अब देखो ऐसे लिखा है A H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, A भी, रुको, A H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, A भी H को बिलोंग कर रहा है। तो यार A इंटू A भी H को बिलोंग करेगा क्या, इस कंडीशन से A H को बिलोंग कर रहा था, B H को बिलोंग कर रहा था, तो A भी H को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो इस कंडीशन से अपन ने ऐसा लिख दिया, तो A इंटू A भी H को बिलोंग कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगा क्या, ठीक है। A स्क्वायर जो है वो भी मतलब A इंटू A, तो A स्क्वायर ही हो गया ना। अब देखो कैसे लिख रहे हैं, A H को बिलोंग कर रहा है, A स्क्वायर भी H को बिलोंग कर रहा है, तो वही ऊपर गिवन कंडीशन से A इंटू A स्क्वायर भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब A क्यूब भी H को बिलोंग करेगा। सेम ऐसे ही हम क्या बोल देंगे, A की पावर n-1 भी H को बिलोंग करेगा, मतलब A की पावर 4, A की पावर 5, A की पावर n-1, ये सब H को बिलोंग कर रहा है। A की पावर n वो भी H को बिलोंग कर जाएगा। सेम ऐसे ही आई क्या बात समझ में, है ना। मतलब ऐसे हो गया ना। देखो A की पावर 1 को आप क्या बोल दोगे, A H को बिलोंग कर रहा है ना। अगर A की पावर 4 भी H को बिलोंग कर रहा है तो आप बोल दोगे यार A की पावर 5 भी H को बिलोंग कर रहा है। सेम ऐसे आपने बोल दिया A की पावर n-1 H को बिलोंग कर रहा है और A भी बिलोंग कर रहा है, तो देखो इस अकॉर्डिंग A की पावर n भी H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स H को बिलोंग कर रहे हैं। but H is a finite subset of G, so all the power are not be distinct। अब यार ये तो फाइनाइट सबसेट है, तो फाइनाइट के अंदर सारे के सारे तो डिफरेंट नहीं हो सकते। कोई दो तो इन दोनों में से, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट में से कोई तो सेम होंगे ही एलिमेंट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट तो है नहीं ना, फाइनाइट सेट है, तो कुछ एलिमेंट्स तो हो ही सकता है ना कि वो डिफरेंट ना हो, सेम हो, है ना। सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो A की पावर I इज इक्वल्स टू A की पावर J। मैंने इन दोनों में से कहीं से भी बीच में दो उठा लिए, एक A की पावर A की पावर J। मान लो ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, हाँ मान लो I इज़ ग्रेटर देन J, मतलब A की पावर I जो है वो ज़रूर बड़ा होगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या किया, A की पावर माइनस J को, A की पावर माइनस J को क्या कर दिया, इनटू कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, A की पावर I माइनस J, ऐसा लिख लिया। J माइनस J क्या हो जाएगा, A की पावर 0। A की पावर 0 मतलब क्या हो गया, E, ठीक है। A की पावर 0 को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इसको हमने ऐसा लिख दिया। और I माइनस J को यार मैंने एक R मान लिया, ठीक है। तो A की पावर R किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, इसका मतलब यार यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आ गया कि आपको पता है ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ऊपर वाले, ये जितने भी एलिमेंट्स थे ये सारे के सारे H को बिलोंग कर रहे थे, है ना। तो मैंने ना यहाँ से ये जो A की पावर R होगा वो भी तो यार H को ही बिलोंग कर रहा होगा, और वो किसके इक्वल आ गया, E के इक्वल आ गया। तो E को भी, E भी H के मतलब H को बिलोंग कर रहा है। एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ना अपने पास में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर गया, है ना। अब देखो A की पावर R-1 बिलोंग्स टू H, अगर ये R-1 भी फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अगर आप बोलते हो ना कि A की पावर 3 H को बिलोंग कर रहा है, तो यार आप ऐसे बोलोगे ना यार A की पावर 3-1 भी H को बिलोंग कर रहा हो, जो कि क्या है A की पावर 2, ठीक है। सेम ऐसे आप बोल सकते हो A की पावर R-1 भी H को बिलोंग कर रहा होगा, तो A की पावर R इंटू A की पावर -1 ऐसे लिख सकते हो। यार A की पावर R क्या था, ये तो E था, लिख दूँ क्या, E लिख दिया, क्या हो गया, A की पावर -1 हो गया, मतलब A इन्वर्स, तो A इन्वर्स भी H को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी और इन्वर्स दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट कर चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है, और दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है ना। तो अभी हमने ऊपर सब ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी ना, क्या होती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए और आइडेंटिटी होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले से अपन ने ले रखा था, आइडेंटिटी यहाँ से हो गया, इन्वर्स यहाँ से आ गया, तो H क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया ना। देखो काफ़ी इजी थी ना आज की थ्योरम्स भी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो सब ग्रुप की थ्योरम्स है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना ये जो मैंने आज थ्योरम्स बताई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये वाली थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं PDF फॉर्म के अंदर, तो आप अच्छे से नोट्स जो है वो आप चाहे प्रिंट करके निकालो, चाहे फ़ोन से पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके पास में उनका नोटिफिकेशन भी आता रहे, ठीक है। तो इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।